नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो भी सीएचएसएल का करंट में आने वाला पेपर है वो कहीं ना कहीं सीएचएसएल सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट से काफी मिलता जुलता पेपर ही बनाया जाएगा। इस वजह से अगर हम लोगों ने 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर अभी प्री में क्वेश्चन हुए हैं सीजीएल में, अगर हम उनको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे आने वाले सीएचएसएल के एग्जाम में हमको बहुत ढेर सारी मदद मिलने वाली है। तो उसके हम लोग लगभग 2 सेट कर चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं उसका तीसरा सेट, है ना। तो सॉरी, उसके 3 सेट कर चुके हैं और आज हम लोग उसका चौथा सेट करने वाले हैं। तो देखिए, चौथे सेट का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत प्यारा अलजेब्रा का, जो कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 1024 इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 2 माइनस का 2। ये आपको गिवन है और आपको एक और चीज गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 5c, और जो आपको वैल्यू चाहिए वो c का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल को करने का सबसे बेहतर अप्रोच क्या रहेगा कि इस नीचे वाले को सारे को उधर भेज देते। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 1024 इक्वल्स टू माइनस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac। ये हो गया आपका ये। अब मैंने कहा कि वो सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले आइए और इसको उधर भेज देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। देखिए, ये बराबर आ गया 1024। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहां से ये देखने को मिल रहा है कि c वाले दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव आ रहा है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, आप यहां से देखेंगे ये हो गया 32 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a प्लस बी की जगह हम रख सकते हैं 5c। तो जैसे ही 5c में से c घटाया, ये 4c बचा और ये 32 बचा। जैसे ही आपने इससे इसको काट दिया तो c का वैल्यू जो देखने को मिला वो 8 देखने को मिला। c का वैल्यू जो देखने को मिलेगा वो 8 देखने को मिलेगा। तो इसको सॉरी, हाँ ठीक है, 5c, यहां से c का वैल्यू 8 देखने को मिला। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 8। फिर से देखिए, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते थे। ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के पार्ट को उधर अरेंज किया, ये बना a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और इधर से बन गया ये 32 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आप a प्लस बी की जगह 5c उठा के रखेंगे तो 4c बराबर अगर 32 आया तो c बराबर आपका आ जाएगा 8। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। आराम से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाते चलेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन हमारे इन सेट्स में आए हैं उनमें हमें कोई दिक्कत ना हो बनाने में। आपको यहां पे पता क्या है, मैं इन लाइन को थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूं आपको। ये ऐसे करके ये एक ट्रायंगल बना है। दिए गए त्रिभुज ए बी में जो सी डी है वो कोण बी सी ए का समद्विभाजक है। ये बी सी ए, इसका समद्विभाजक ये सी डी दे रखा है और आपको ये पता है कि सी डी बराबर डी ए। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। सी डी बराबर डी ए पता है और कोण बी डी सी, ये जो एंगल हमको पता है, ये एंगल जो हमको पता है ये पता है 76 डिग्री, कि इस एंगल का जो मान है वो 76 डिग्री पता है हमको, है ना इसका। तो अब अगर आपसे ये कह दिया जाए सीबीडी मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए, कि होगा क्या। तो बहुत आराम से एक एक पॉइंट को समझना कि अगर ये 76 डिग्री है तो जाहिर सी बात है इन दोनों एंगल्स का सम भी 76 डिग्री होगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल एंगल त्रिभुज के बाकी दोनों इंटरनल एंगल्स के योग के बराबर होता है। तो ये 76 डिग्री है। अच्छा, ये दोनों अगर साइड सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। 38 डिग्री ये हो गया और 38 डिग्री ही ये हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा, ये दोनों 38 डिग्री हो गए। अच्छा, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो अगर 38 डिग्री है तो 38 डिग्री ये भी होगा। अब देखिए, आपको ये 38 मिल गए, मतलब ये पूरा हो गया 76 और ये हो गया 38। अब बचा हुआ ये वाला एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। 76 और 38 को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 114 डिग्री। अब ये 180 डिग्री के बाद जितना भी बचा ये वो हो जाएगा इसका एंगल। तो 180 माइनस 114 करेंगे तो ये आ गया आपका 66 डिग्री। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, 66 डिग्री। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा, कुछ इधर उधर नहीं करना है, आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बेटा थर्ड क्या कह रहे हैं,
देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6, 8 और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घन के आयतन। देखो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले तीन घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है और उस घन का हमको साइड चाहिए, उस घन का साइड क्या होगा। तो देखो जब भी एक 3D शेप को दो या तीन 3D शेप को मिला के एक नया 3D शेप बनाया जाए या एक 3D शेप को दूसरे 3D शेप में कन्वर्ट करें तो वहां पे जो वॉल्यूम्स होते हैं, जो आयतन होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से एक पता है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन 6 का क्यूब, 8 सेंटीमीटर तो 8 का क्यूब, 10 सेंटीमीटर तो 10 का क्यूब, ये मिला के एक घन के आयतन के बराबर हो जाएगा a क्यूब के बराबर। जैसे ही आपने 6 का क्यूब किया तो ये 216, 8 का क्यूब किया तो 512 और 10 का क्यूब किया तो 1000। अब आप यहां से a क्यूब बराबर जो देखेंगे वो देखने को मिल रहा है 1728। तो a बराबर जो देखने को मिलेगा, जो साइड देखने को मिली वो मिली 12 सेंटीमीटर। तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। दूसरी चीज, एक छोटा सा पॉइंट यहां बता रहे हैं जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल किया नहीं जाता है कि अगर 3, 4, 5 साइड से मिलाकर एक घन बनाना है तो वो जो घन बनेगा वो 6 सेंटीमीटर वाला बनेगा। ऐसे ही याद रखिए, अगर 6, 8, 10 को मिला के जो घन बनाना है तो उसकी भुजा 12 रहेगी। ऐसे इसको 3 गुना कर देंगे तो 9, 12, 15 को मिला के जो घन बनेगा उसकी भुजा 18 रहेगी। तो अगर 3, 4, 5 के मल्टीपल में कोई आ जाता है तो जो भी आंसर होगा वो 6 के मल्टीपल में होगा। ये सिर्फ घन में नहीं फॉलो करता, ये आपका स्फीयर में भी फॉलो करता है, क्योंकि वहां पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई बाकी सारे कट जाते हैं। तो इसको याद रखिए, हर बार ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि 4 क्या कह रहा है वो देखिएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या को दर्शाती है। बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या के साथ अनुपात बताना है। तो देखिए इसमें तो पेन भी नहीं चलाना, आप आंसर बता सकते कि बी और डी द्वारा। तो बी द्वारा बेची गई साइकिलें हैं 90 और डी द्वारा बेची गई साइकिलें हैं 165। जैसे ही आपने काटा ये 15 से कट रहा है, 15 छक्का 90 और 6 अनुपात 11। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो सेकंड ऑप्शन। देखिए कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, एक दो सवाल ऐसे आपको सीएचएसएल और सीजीएल में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित तालिका विभिन्न महीनों में एक म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं की सदस्यता दर्शाती है। मतलब अलग अलग योजनाओं में ये जो सदस्यता, मतलब कितना कितना इन्वेस्टमेंट या क्या क्या दे रखा है वो आपको दर्शाती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहा है दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता के बीच अंतर बताना है। दिसंबर और फरवरी, दिसंबर में देखेंगे योजना एक्स से जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 करोड़ है और फरवरी में देखेंगे योजना एक्स से तो इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ है। तो इन दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे तो आंसर कितना आ गया, 10 करोड़। देखिए एक और बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सवाल जो कि बहुत सीधा सीधा सा इसी तरीके से हो सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहे हैं देखिएगा, देखिए कह रहा है 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर जाता है। तो देखिए 36 लीटर में कितना जा रहा है, 492 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि यह यहां से एक वैल्यू मिसिंग है भाई, यहां से वैल्यू मिसिंग है, कितने मीटर जाएगा। तो जो भी वैल्यू एक मिसिंग है यहां पे 492 किलोमीटर अगर 36 लीटर में जाता है तो यहां जो वैल्यू यहां पे दी होगी उसको उठा के यहां रख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप यहां से इसको काटेंगे तो ये कट रहा है आपका 12 बार में कट रहा है क्या, 12 3 36 और इसको काटेंगे 12 चौक 48 41। यहां पे आएगा शायद जो भी आएगा, मेरे हिसाब से वैल्यू याद नहीं है मुझको यहां क्या आएगी। तो जो भी वैल्यू आए उसको यहां रख के आप आराम से आंसर बता सकते हैं। कुछ मिस्टेक है इसमें टाइपिंग की, तो आप आसान का क्वेश्चन है लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कि यहां पे कौन सी वैल्यू होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 कह रहा है किसी निश्चित दूरी का 2/3 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको ना चाल यात्रा का पूरा डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना है, तो वो आपको अपनी तरफ से मानना है। दिया क्या गया है कि पूरी यात्रा का 2/3 भाग 2/3 जो है वो तय कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 1/4 भाग जो है वो तय किया जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और शेष जो ट्रेवल किया जा रहा है वो ट्रेवल किया जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर से। ये आपको पता है,
ये आपको पता है चीजें। तो अब आप यहां से क्या करिए, 3 चौको 12 को थोड़ी देर के लिए हम पूरा डिस्टेंस माने ले रहे हैं, कुल दूरी मान ले रहे हैं। तो उसका 2/3 अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया 8, और 1/4 देखेंगे तो ये कितना हो गया 3। तो कुल दूरी हो गई 12 बटे कुल समय देखेंगे तो 8 किलोमीटर गया है 45 की चाल से, तो 8 बटे 45। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 60, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बचा हुआ 1 बटे 75। यहां से इसका एलसीएम लिया 75, तो ये आ जाएगा 900, और वो 900 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो 12 इंटू 900। 900 से जैसे ही आपने काटा तो ये 20 अट्ठे 160 हो गया। जैसे ये 900 से इसको करेंगे तो 15 × 45 हो गया, और ये हो गया आपका 12। तो ये 12 9 है 108, ये हो गया 10,800, और नीचे हो गया 160 और 40 200 217। अब यहां से देखिए कि इसको काट के जैसे ही हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाइएगा यहां पे। ये 217 का अगर हम 5 गुना करें, ध्यान से समझिएगा कि ऐसे इसको काट तो नहीं पाएंगे क्योंकि कटेगा नहीं ऐसे, तो 217 का 5 गुना करेंगे तो 1085 होगा। तो देखिए ये 1080 है, थोड़ा सा कम है 5 गुने से, तो जाहिर सी बात है जो आंसर होगा वो 50 से थोड़ा सा कम होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 49.77 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही हुआ वो कौन सा हुआ, चौथा ऑप्शन। देखिए बेटा प्यार से एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन को करते चले जाएंगे और आसानी से एक एक सवाल का आंसर आता चला जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से सवाल कर रहे हैं एक एक सवाल को। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके, अच्छे अच्छे सवालों को हम आगे भी करते रहेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए मेहनत करेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो एक्चुअल सक्सेस होती है उसका मतलब क्या होता है। तो इस वजह से बहुत अच्छे से एक एक करके पर डे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एसएससी बिल्कुल भी मजाक नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा काम आप करेंगे एसएससी में, उतना आपको फायदा है। हाँ, और निकलता है आपके जैसे लोगों का ही निकलता है, स्टूडेंट्स का ही निकलता है, बहुत सारे लोगों का निकलता है। तो अगर उनका निकल सकता है तो आपका क्यों नहीं निकलेगा। इस वजह से मन से, एकदम मन से लग जाइए, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा है सीएचएसएल के एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो इस वजह से वो जरूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर देखिएगा। कह रहा है नीचे दिया गया वृत्त चित्र में ये दिखाया गया है 7 कंपनियों को दर्शाया गया। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दे रखा है। ये सब चीजें जो दे रखी हैं वो डिग्री के रूप में दे रखी हैं। तो आपको ये जो 2880 रुपए दे रखा है, ये कहीं ना कहीं 360 डिग्री का मान दे रखा है, इन केस अगर आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है जी और एच की औसत बिक्री, क्या कह रहा है कि जी और एच की जो औसत बिक्री है वो डी और आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखेंगे जी और एच, जी का देखेंगे तो जी हो गया 13 और ये हो गया 73, 73 और 13 86। तो जो इसका औसत हो जाएगा तो वो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43, ये 43 हो गया। अब आगे जब आप देखेंगे तो डी और आई, डी और आई को देखेंगे तो डी का हो गया 17 और आई का हो गया 53, 53 और 17 ये हो गया आपका 70, 70 बटे 2। तो इसका औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35, 35 डिग्री। तो कितना अधिक है देखेंगे, 8 अधिक है कितने पे, 35 पे, इंटू कितना कर दें 100 कर देते। तो ये हो गया 800, 5 से काट देते हैं, 5 से काट दिया ये 7, ये हो गया 20, 20 अट्ठे 160 बटे 7 करेंगे तो 7 से जैसे ही काटा तो 22 सत्ते 154, बचा कितना 154 के बाद बचा 6, तो 7 अट्ठे 56, तो 22.86 एक यही आंसर दिख रहा है जो 22 के आसपास दिख रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो कि बहुत आसान है, कुछ नहीं। सवाल की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझिए, पूरा सवाल अच्छे से पढ़िए। आपको बहुत, हर एक सवाल पे आप आराम से 30 से 40 सेकंड दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कहे क्या रहा है वो करिए। जितने भी डीआई के क्वेश्चन है उनमें यही किया जाता है। क्या, या तो आपको परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा, या रेशियो का मिलेगा, या एवरेज का मिलेगा। मैक्सिमम इन्हीं तीनों चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए P प्लस Q का वैल्यू दे रखा है 6 और P इंटू Q का वैल्यू दे रखा है आपको 4। अब आपसे कह रहा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या होगा। तो P प्लस Q का वैल्यू जो पता है वो 6 पता है और P इंटू Q का जो वैल्यू पता है वो 4 पता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि P क्यूब प्लस Q क्यूब का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से बेहतर है कि आप इसके होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करें। तो P प्लस Q का होल क्यूब करेंगे तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 3P क्यूब ब्रैकेट में P प्लस Q, 3P क्यूब ब्रैकेट में P प्लस Q,
ये हुआ, और 6 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 216। हमको इसका वैल्यू पता है 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4, हमें इसका वैल्यू पता है 6, 6 चौको 24 तक 72। अगर हम 216 में 72 घटा देते हैं तो हमें पी क्यूब प्लस पी क्यू क्यूब का वैल्यू देखने को मिल जाएगा, जो कि दिख रहा है 144। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एक और बहुत सरल सवाल जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एक एक करके फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। आप ये सवाल देखने से पहले खुद से जरूर करें। ये दे रखा है 16 cos क्यूब 6x माइनस 12 cos 6x। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे वैल्यू पुट करने वाला है, क्योंकि cos π/6 का वैल्यू बहुत आसान होता है। cos π/6 का मतलब हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 का जैसे ही क्यूब करेंगे तो 3√3 कितना हो जाएगा 8, माइनस 12 cos π/6 का वैल्यू फिर √3/2 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने काटा तो 2 से काटा 6, 8 से काटा 2, 8 दूनी 16, तो 2 तेज 6√3 ये हो गया, माइनस 6√3 ये हो गया। तो जैसे ही देखा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो आपका आंसर दिखेगा वो 0। तो जो सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। 10वां सवाल भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इजी क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। चलते हैं 11 नंबर पे क्या कह रहे हैं। देखिए एक ये सवाल दे रखा है आपको, ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कि आपको ये दे रखा है 75 PQ। ये एक संख्या है 5 अंकों की, जहां पे P और Q एक डिजिट होंगे। वो 5 अंकों की संख्या 3, 7 और 11 से विभाजित है। 3 से डिविजिबल है, 7 से और 11 से, और कह रहा है कि P प्लस 2Q का मान क्या होगा। तो जब हमको ये डिजिट मिलेंगे तभी तो हम इसका मान निकाल पाएंगे। ऐसे केसेस में आप क्या करिए 750 और PQ की जगह अपनी तरफ से 0 0 रख दीजिए। और अगर ये 3, 7, 11 से डिवाइड है तो ये पूरा 231 से भी पूरा डिवाइड होगा ही होगा। तो जब आप इसको रखेंगे 4 बार में तो ये ज्यादा चला जाएगा, तो 3 बार कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। यहां से बचा 57 और ये हो गया 570। अब आप इसको भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 10 में 2 गया 8, यहां पे बचा 6 में 6 गया 0 और ये हो गया 108, 1080 हो गया। अब ये जाएगा 4 बार में, क्योंकि एक ज्यादा बार, क्योंकि हमको कुछ जोड़ना है तो ज्यादा बार भाग देंगे तो 5 बार दे देंगे। 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 दूनी 10 11। तो आप देख रहे हैं यहां से कितना जोड़ा जा रहा है 75। तो जो यहां पे जोड़ देंगे उठा के वो संख्या बनेगी 75075। ये वो संख्या बनी, क्योंकि 75 उठा के जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगी वो संख्या। अब हमको P का वैल्यू मिल गया 7 और Q का वैल्यू मिल गया 5। तो 7 प्लस 5 दूनी 10, 10 7 कितना हो गया 17। तो इसका भी जो आंसर हो गया वो हो गया सेकंड ऑप्शन। एक तरीका ये हो गया जो कि काफी ठीक है, लेकिन इससे भी एक ठीक तरीका होता है इस सवाल को करने का। वो क्या होता है जरूर देखें यहां पे, कि अगर इन केस इस सवाल में हम ये लिख लें 75 और PQ नहीं पता है हमको, अननोन है हमारे लिए, तो हमको पता है कि अगर ये 7 और 11 से डिवाइड है तो 0। PQ में अगर हम 75 को घटा देंगे तो ये जो बची हुई संख्या है ये आपकी 77 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो अब ऐसे केस में आप क्योंकि नेगेटिव में जा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है अगर ये 75 लिखा होता तो 75 में 75 घटाएंगे और ये 3 0 बन जाएंगे, ये 77 से पूरी कट जाएगी। तो अब आपको P और Q के वैल्यू यहां से डायरेक्ट 7 और 5 देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरीका ये भी है, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप जाके नंबर सिस्टम के जो पुराने वीडियोस पढ़े उसमें मैंने आपको ऐसे बहुत सारे 3 7 11 के क्वेश्चन कराए हुए। और एक ये तरीका भी है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वो तरीका है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं। आपको दे रखा है कि 10 दिन में कर सकती हैं। देखिए और उसके बाद आगे कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 महिलाएं, 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं। ये कर सकती हैं 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो अब आपको यही काम करवाना है 15 और पुरुष और 20 महिलाओं से कितने समय में होंगे। तो ये हो गया 60M प्लस 80W, मतलब 80 वुमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52 मेन प्लस 96 वुमेन। अब यहां से एफिशिएंसीज निकालेंगे तो 8 मेन बराबर आ गया आपके 16 वुमेन के। तो जैसे ही आपने एफिशिएंसी देखी तो एक मेन की अगर एफिशिएंसी 2 है तो वुमेन की कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ 1 हो जाएगी। अब अगर टोटल वर्क निकालना तो ये एफिशिएंसी या इधर उठा के रख दीजिए या इधर उठा के रख दीजिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 26 दूनी 52 और 48 100 का डबल, टोटल वर्क आ गया 200।
अब ये जो टोटल वर्क कराना है हमें कराना है 15 पुरुष और 20 महिलाओं से। एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 15 की कितनी हो गई 30। एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 20 की कितनी हो गई 20। 30 20 50 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया थर्ड ऑप्शन। बहुत आसानी से कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या कह रहा है देखिए। देखिए एक और ये इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर आप पेन भी नहीं चलाएंगे तो इसका आंसर आपको दिखाई दे जाएगा। ये दिख रहा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ऊपर दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर समझदार हैं आप तो आपको यहां से दिख रहा है कि ऊपर जो फॉर्मूला है वो उसका आधा पार्ट नीचे है कि a प्लस बी ही बचेगा, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में जो भी आएगा वो नीचे वाले से पूरा क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी 428 और 348 को जोड़ेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 776। ये क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत आसान और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, पेन फ्री कर सकते हैं आप इसको। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमको। कह रहे हैं एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 है की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो देखिए यहां से एक सर्कल बना लेते हैं, पहले की सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया एक मैंने इस तरीके का, देखिए एक ये सर्कल बन गया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। इसके बाद इसने कहा क्या कि एक इसमें जीवा खींची गई है जिसकी लंबाई दे रखी है 42 सेंटीमीटर। अगर 42 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई तो ये एक मैंने जीवा खींच दी जो कि 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसी के समांतर एक जीवा खींची गई जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इससे न्यूनतम दूरी। देखिए अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होती तो ये केंद्र के दूसरे साइड में होती जीवा, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कह रहा है तो वो जो जीवा है वो इसी साइड होगी और इससे थोड़ी सी छोटी होगी 40 वाली, वो जीवा बना दी मैंने यहां पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है तो करेंगे क्या, यहां से समझने की कोशिश करना कि करेंगे क्या। ये सपोज यहां से इसका केंद्र है, तो अगर ये वाले जीवा की लंबाई 42 दे रखी है और इस केंद्र से यहां तक ये देखेंगे, तो अगर ये देखेंगे व्यास इसका 58 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 29, और अगर पूरी 42 पता थी तो ये जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी बेटा 21 होगी कि नहीं होगी। अब आप लोगों को सबको पता है कि 20 21 29 एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये जो यहां से यहां तक इसकी केंद्र से पहली वाली जीवा की जो बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी 20, ये यहां तक ये देखने को मिल गया। अब अगर हम इसके आगे बात करें कि अब हमने मान लिया कि इस वाले की बात करें तो ये जो लंबाई होगी ये क्या, ये पहले लंबाई निकाल ली जाए क्योंकि ये पूरी 40 है, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये हो जाएगी 20 और रेडियस ये अभी भी 29 ही रहेगी यहां से यहां तक। तो अब जो ये डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी हो जाएगी 21, तो पूरी ये 21 है और ये 20 है, तो इसके बीच की जो दूरी दिख रही है ये कितनी सेंटीमीटर दिख जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा सवाल है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और जिसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके जरूर देखें कि मैंने कैसे बताया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है दमानी ने 7500 रुपए की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसके लिए उसने डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपए दे दिए, 3500 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया और शेष राशि के लिए उसने ब्याज को कितने दर पे लगाया, 9% ब्याज दर पे लगा दिया। और दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया। तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना पैसा दिया। तो भैया 7500 रुपए की इसने कोई चीज खरीदी और 3500 रुपए इसने तुरंत दे दिया, तो बचा कितना 4000 रुपए। बचा कितना बेटा 4000 रुपए। अब इस 4000 रुपए पे ब्याज की दर कितनी लग रही है 9%, तो उसका जो साल भरे का ब्याज होगा वो कितना होगा 360 रुपए। लेकिन उसने साल भर रखा ही नहीं, सिर्फ 4 महीने बाद दे दिया। 4 महीना मतलब 1/3 साल बाद, तो 3 महीने मतलब 1/3 बाद दे दिया, तो उसने पूरा ब्याज नहीं देगा। 4 महीने में 1/3 ब्याज सिर्फ 120 रुपए का ही इसको भुगतान देना पड़ेगा। आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है, सवाल एकदम मजाक दे रखा है। 7500 में से इसने 3500 तुरंत दे दिया, 4000 9% पे 360 रुपए ब्याज होना चाहिए था साल भर का, लेकिन 4 महीने में तो 1/3 ब्याज लगेगा, तो ब्याज कितना लगेगा 120 रुपए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है इलेक्शन का क्वेश्चन बना दिया। कह रहा है राजू, रवि और अभिषेक, ये तीन अशोक,
ने एक चुनावी मुकाबला, इसमें 5% वोट अवैध घोषित हो गए। तो मतलब अगर 100% वोट थे तो इसमें 5% वोट जो हो गए वो हो गए आपके इनवैलिड। ये वोट कैसे हो गए? ये हो गए इनवैलिड 5% वोट। और राजू को जो वोट मिले वो बता दिए गए कि राजू को कुल मतों का 30% वोट मिल गया, तो 100 में से 30 इसके हो गए। और रवि को जो वोट मिले हैं वो बताया गया है कि कुल वोटों का 32% है। देखो भैया 5% वोट बेटा खराब हो गए थे, 30 इसको मिले 32 इसको मिले, तो जाहिर सी बात है जो अशोक बचा है उसको जो वोट मिले होंगे, इनको इनको और इनको मिलने के बाद जो बचे 30 और 32 62 और 5 67 के बाद जो बचा 33% है वो अशोक को वोट मिल गया। अब ये जो 33% है ये बता रहा है कि कह रहे हैं विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक। तो विजेता ये है, इसको 3% का वैल्यू हमको मिल गया 5136। तो अगर यहां से 1% का वैल्यू हम देखेंगे तो हमको 1712 दिख गया। अगर 1% का वैल्यू 1712 है तो 100% का वैल्यू अगर हमने देख लिया तो वो जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 171200। तो चुनाव में टोटल वोटर थे 171200, ये कह सकते हैं 1,71,200 टोटल वोटर थे। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि 17 क्या कह रहे हैं वो जरूर देखिए। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए व्रत, एक कोई सर्कल दे रखा है जिसमें बता रखा है इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 रुपए, कितना दे रखा है 22,000, सॉरी कुल उत्पादन 22,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों को कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है, मतलब सारी अलग अलग फैक्ट्रियों के परसेंटेज के रूप में इसको शो किया गया है। तो कह रहा है P1 जो दिखा रहा है वो ACDF के औसत को दिखा रहा है, P1 जो दिखा रहा है वो ACDF के औसत को दिखा रहा है। A हो गया 37, C हो गया 20, D हो गया 4 और F हो गया 10। 37 और 4 41 और 20 हो गया 61 और 10 71, और उनके औसत को दिखा रहा तो 71/4% ये इसको दिखा रहा है। ये आ गया आपका P1 का वैल्यू। और P2 जो है वो क्या दिखा रहा है प्लस, P2 जो दिखा रहा है क्योंकि हमें P1 प्लस P2 चाहिए, तो जो P2 दिखा रहा है B और E के उत्पादन का अंतर, तो B और E देखेंगे तो 16 और 3 का उत्पादन का अंतर 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 चौको 12, 71 और 12 83/4% हो जाएगा। टोटल कितना पता था 22,000। अगर 22,000 का हम ये निकाल लेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटे 4 पंचे 20 55। अब जैसे ही आपने गुणा किया 55 इंटू 83 तो ये हो जाएगा 8 पंच 40, 4,000 के ऊपर जो आंसर होगा वही आंसर हो गया, तो 4,565 ये इसका आंसर हो गया। या गुणा भी कर ले तो पहले आप 11 का गुणा करिए, 11 × 33 हंस लगा 3, 11 × 88 और 3 हो गया 91। अब 5 का और गुणा कर लो तो 13 × 5 = 65 और 5 × 45, तो जो आंसर आया वो 4,565। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर सही हुआ वो चौथा ऑप्शन। आसान सवाल, वैल्यूज पे केवल वैल्यूज अच्छे से यूज करिए, आराम से बन जाएगा। देखिए इसको लगाने के साथ साथ इसका टेलीग्राम, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो जब आप लगा रहे हो तो पीडीएफ का भी यूज कर ले ताकि आप आराम से करते चले जाए। कह रहे एक घोड़े को 20% के लाभ पे आपका बता दिया गया, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा गया, तो कह रहा है उसे 30% लाभ पे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। 20% लाभ पे मतलब 120 का रेट जो इन्होंने दे रखा है वो 60,000 रुपए दे रखा है। 30% लाभ मतलब 130 का रेट बताना है, तो जैसे ही आपने देखा 12 पंचे 60, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 5,000, तो जैसे ही आप 130 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 13 पच्चे 65, ये हो जाएगा आपका 65,000। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन। बहुत आसान सवाल दे रखा था, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लगभग सारे लोग ही लगा ले जाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इसको भी समझ लीजिए। कुछ 2D का क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज का। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो साइड्स पता है, भुजाएं जो पता है वो 10:24:26 के अनुपात में पता है। देखिए 10, 24, 26 दे रखा है तो ये पक्की बात है कि एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 5, 12, 13 से ये ट्रिपलेट दिख रहा है। तो इसके साथ एक अननोन ले लीजिए 10x, इसके साथ ले लिया 24x और इसके साथ ले लिया 26x। हमको चाहिए इस त्रिभुज का परिमाप, तो अगर हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर दें 10x इंटू 24x, तो अगर हम ये कर देंगे तो यहां से हमको ये एरिया मिल गया इसका 480। अब यहां से इसको काट लीजिए, 24 दूना 48, ये 20 हो गया, 10 से काट दिया ये 2 बार में, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो x की वैल्यू जो देखने को मिली वो 2 देखने को मिली। अब अगर आप परिमाप देखेंगे तो 24 और 26 हो गया 50, 10 60x,
60 और x की वैल्यू 2 है, तो 60 इंटू 2, यहां से जो परिमाप देखने को मिलेगा वो देखने को मिला 120 सेंटीमीटर। तो इस जो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया 120 सेंटीमीटर। एक बहुत आसान क्वेश्चन जिसमें आपको एरिया पता था, साइड्स का रेशियो पता था, साइड्स के रेशियो से हमको ये पता चल गया तो ये जो साइड्स है ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे, उठा के रख दिया 1/2 बेस इंटू हाइट से, वहां से x का वैल्यू एंड नोन का वैल्यू निकाल लिया, उठा के 60 एक्सिस का परिमाप हो रहा है तीनों साइड्स का सम, x का वैल्यू 2 आया, तो जो आंसर हो गया वो हो गया 120 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 का दे रखा है देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के देखने को मिल रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू पता है वो पता है आपको 1 माइनस ए स्क्वायर, और आपको एक्चुअल जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू चाहिए हमको कि क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हमको यहां से सेक थीटा 10 स्क्वायर थीटा तो एक जगह दिख रहा है कि 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, चलिए अच्छा ब्रेक कर लेते हैं इसको, सेक थीटा को बना रहने दीजिए यहाँ पे, 10 स्क्वायर थीटा को इसको अलग कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 10 थीटा, 10 थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा हो गया कैंसिल आउट। अब ये सेक थीटा यहां से कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में बचा सेक थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बचा तो ये हो गया फिर से सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा। तो अब अगर हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं 1 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो हो गया ये इधर हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको देखने को मिला 2 माइनस ए स्क्वायर, तो जो सेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अगर हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं सेक थीटा का, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर और 3/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत प्यारा सवाल है जिसका आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, लेकिन ये एक बेहतर तरीका है इस सवाल को करने का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और 2D 3D के देखने को मिल रहे हैं। आपको कॉस ए का वैल्यू जो पता है वो देखने को मिल रहा है 9/41। अगर कॉस ए 9/41 है तो कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, ये आपको 9 मिल गया, ये आपको 41 मिल गया, तो पक्की बात है 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट बनता है, तो जो लंब रहा होगा वो 40 रहा होगा। अब आपको चाहिए कॉट ए, तो कॉट ए होता है वो आधार बटे लंब होता है, तो आधार हो गया 9 बटे लंब करेंगे 40, तो जो इसका आंसर हो गया वो 9/40। क्वेश्चन नंबर 21 भी एक बहुत आसान सवाल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/40। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले तो कम से कम आप पता रखिए ही रखिए। देखिए एक और क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड, क्या दे रखा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे तब उसके बाद बनाएंगे। आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। तो देखिए कह क्या रहा है कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो जब आप बनाएंगे सर्कल बनाएंगे एक दूसरे के केंद्र से तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर एक मिनट, अगर एक दूसरे के केंद्र से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल इसके केंद्र से ये सर्कल सपोज करिए निकल गया, तो ये एक दूसरे के केंद्र से होके जा रहे हैं, ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। तो अगर हमको पता है कि ये इनके बीच का ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 28, और उभयनिष्ठ जीवा जो होगी वो होगी ये। अगर ये हो गई तो इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा कि ये देखिएगा ये यहां से ये अगर हम देखेंगे तो ये इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा और ये इसके लिए, तो ये पूरी इनके बीच की भी 8 हो गई और ये भी 8 पता है और ये भी 8 पता है, तीनों 8 पता है। तो आप आसानी से ये कह सकते हैं इसका आधा ये कितना होगा 4, या आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको 8 8 64, 64 से जैसे ही आपने 16 घटा लिया, ये आपको हाइपोटेनियस दिख रहा है 64, 64 से 16 घटाए तो 48, स्क्वायर रूट ऑफ 848 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4√3। तो अगर इतनी 4√3 है तो पूरी जो हो जाएगी वो इसकी डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 8√3। इससे नहीं करना चाहते तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फॉर्मूले से कर लीजिए कि a/2√3 से, तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो a/2√3 नहीं होता है, सॉरी √3 a/2 होगा, तो √3 a/2 से अगर आप देखेंगे √3
ए कितना पता है 8/2 से, तो ये आपको जो ऊंचाई मिल गई ये मिल गई 4√3 और उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8√3। ये इस सवाल का सिनेरियो बन जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बस ज्योमेट्री के 1-2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये बात याद रखिए, जो सर्कल है वो ज्योमेट्री की जान है, मतलब सर्कल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सर्कल को बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि 23 क्या कह रहे हैं। एक आसान सा क्वेश्चन कहता है यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल की 60% चाल से, तो सामान्य चाल की 60% चाल से मतलब सामान्य चाल अगर उसकी 5 थी और 5 की जगह वो 3 चाल से तय करता है तो वो 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो चाल का अनुपात 5:3 है तो समय का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो यहां से जो लेट हो रहा है वो 2, इस 2 यूनिट का वैल्यू 36 मिनट पता है सवाल में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 मिनट। अब आपसे ये पूछ रहा है उसका सामान्य समय, तो सामान्य चाल अगर 5 थी तो सामान्य समय 3 होगा। अब 1 का वैल्यू 18 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 मिनट, तो उसका जो सामान्य समय हो जाएगा वो हो जाएगा 54 मिनट, सेकंड ऑप्शन। एक और बहुत आसान क्वेश्चन 23 जिसमें आपको सामान्य चाल की बात कह रहा है, तो अगर सामान्य चाल 5 थी तो उसकी जो नई चाल हो जाएगी 60% वो 3 हो जाएगी, तो समय का अनुपात 3:5। अगर निश्चित यात्रा कह रहे हैं मतलब दूरी कांस्टेंट कह रहे हैं, तो जो चाल का अनुपात होता है समय के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है, या ये कह सकते हैं समय का अनुपात चाल के अनुपात का जस्ट अपोजिट होगा। वहां से इस क्वेश्चन का आंसर बना लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कह रहे हैं देखिएगा, एक और बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमको लास्ट सेट में भी देखने को मिला, जब आपसे कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, 5:4, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका HCF 1 है। यहां से इनका HCF 1 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको 4 देखने को मिल गया। तो इनका एलसीएम 5-4 का एलसीएम 20 होगा, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 20 यूनिट का वैल्यू जो देखने को मिलेगा 80 देखने को मिलेगा। तो इनका जो एलसीएम आंसर हो गया वो हो गया 80। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है 25, एक और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। चलिए करके देखेंगे कि कह क्या रहा है। क्या कह रहा है कि एक डीलर 650 रुपए सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है और इसकी मरम्मत पर 38 रुपए खर्च करता है और फिर इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो एक चीज देखिएगा कि 650 रुपए पे इसने खरीदा और पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो 1/5 का डिस्काउंट देके इसको 4/5 पे बेच दिया। फिर एक डिस्काउंट दिया 10% का, तो 1/10 का डिस्काउंट करके 9/10 का बेच दिया। तो ये 0 से 0 खत्म, ये 13, 13 चौको 52, 52 इंटू 9 किया तो 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 45 और 1 46, 468 रुपए ये और 38 रुपए मरम्मत पे खर्च किया। तो 8 8 16, हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10, हाथ से लगा 1 4 1 5, 506 रुपए का यहां तक इसने इस काम कर लिया और फिर 20% लाभ पे बेच दिया। 20% लाभ का मतलब 12/10 का प्रॉफिट पे बेचा। तो 12 छंग 72 और 12 पंचे 60, ये अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 607 रुपए 20 पैसे पे बेचा। तो इसका विक्रय मूल्य आ गया 607.2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर सही हुआ वो थर्ड ऑप्शन। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे से आप तक डिलीवर कर पाऊं उतने अच्छे से डिलीवर करूं। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको इन्हें समझने में कोई भी समस्या हुई है तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।